भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना के इस पर्व पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आज श्री राम नवमी है और भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना से ही प्रभु श्री राम का नाम भारतीय शिक्षण मंडल के साथ जुड़ गया है। आदरणीय प्रचोरी जी ने अभी प्रभु श्री राम के नाम की महिमा की। एक छोटी सी कहानी है। एक बार भगवान शंकर दोपहर में बहुत भूखे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि मुझे भूख लग रही है, आप जल्दी मुझे भोजन दे दीजिए। और माता पार्वती ने कहा कि अभी थोड़ा रुक जाइए, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूं। थोड़ी देर बाद फिर भगवान शंकर उनके पास पहुंचे और उन्होंने माता पार्वती से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे भोजन दे दीजिए। माता पार्वती ने फिर उनसे कहा कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूं, थोड़ी देर बाद आपको भोजन दूंगी। तीसरी बार भगवान शंकर को भूख भी लगी थी और उन्हें लग रहा था कि भोजन ठंडा हो जाएगा। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि तुम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ क्यों कर रही हो, आओ मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। और उन्होंने 2 अक्षर बताए, रा और मा, और उन्होंने कहा कि इन दोनों अक्षरों का एक बार पाठ करो, तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने का पुण्य लाभ हो जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानदे। श्री राम रक्षा के स्तोत्र में ये अंतिम श्लोक आता है, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, सहस्त्रावर्तन करने का पुण्य राम नाम से होता है। और ऐसे श्री राम का नाम भारतीय शिक्षण मंडल के साथ जुड़ा है, इसलिए इसकी जन्म से ही इसकी सफलता, इसका कार्य और इसका विस्तार सुनिश्चित हो गया था। और हमें गर्व है हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का, हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने भारतीय शिक्षण मंडल को इतना मजबूत आधार प्रदान किया। विपरीत परिस्थितियों में भारतीय शिक्षण मंडल की पूरी गतिविधियों को इस तरह से संचालित किया कि आज भारतीय शिक्षण मंडल देश के सभी प्रांतों में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज किए हुए है। इतना ही नहीं, भारतीय शिक्षण मंडल के कार्य का विस्तार देखकर शासन की बड़ी से बड़ी संस्थाएं भी भारतीय शिक्षण मंडल के साथ आज कार्य करने के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं। और तो और भारत के बाहर भी, विदेशों में भी भारतीय शिक्षण मंडल के कार्य की गूंज हुई है। 3 वर्ष पूर्व जब हमने उज्जैनी में विराट गुरुकुल सम्मेलन किया, उसके पहले ही हमने काठमांडू में एक अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन किया और हमने देखा कि उस गुरुकुल सम्मेलन का प्रभाव काठमांडू में और उसके आसपास के क्षेत्रों में कितना व्यापक रूप से पड़ा है। इस दृष्टि से भारतीय शिक्षण मंडल के कार्य का जो विस्तार हुआ है, कार्य के विस्तार को जो गति मिली है, वो गति, वो विस्तार, वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी समर्पित कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवारजनों का प्रेम, सौहार्द, समर्पण, सद्भाव और सबसे बड़ी बात है सहयोग के कारण हुआ है। अगर आप लोग न होते तो भारतीय शिक्षण मंडल के कार्य का इस तरह विस्तार नहीं होता। इसलिए मैं अत्यंत श्रद्धा युक्त अंतःकरण से आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिवादन करता हूं। ये एक अवसर है जब हम आज वर्चुअल माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं। हम सबकी योजना थी कि एक भव्य कार्यक्रम नागपुर में हो, जहां पर हम 1,500 से 2,000 कार्यकर्ता बंधु भगिनी एकत्रित हों और वहां पर हम भारतीय शिक्षण मंडल के स्थापना दिवस का उत्सव मनाएं। लेकिन परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी और इसलिए हमें ये कार्यक्रम पिछले वर्ष की भांति ही वर्चुअल माध्यम से मनाना पड़ा। लेकिन चुनौतियों को अवसर में बदलना, यही भारतीय शिक्षण मंडल की विशेषता है। पिछले वर्ष जब कोरोना की आपदा हम सबके सामने आन पड़ी और पूरे समाज में एक तरह का भय, आशंका व्याप्त हो गई, नैराश्य का भाव छा गया, तब पूरे समाज में एक तरह की ऊर्जा भरने का काम, एक विश्वास भरने का काम भारतीय शिक्षण मंडल ने किया। अलग अलग तरह के नवाचारी कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय शिक्षण मंडल ने देश भर के सारे कार्यकर्ताओं को न सिर्फ जोड़ा, बल्कि उनके परिवारों को जोड़ा और उनके परिवारों में एक तरह की ऊर्जा, एक तरह का विश्वास, एक तरह का उत्साह जगाया। परिणाम यह हुआ कि भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता न सिर्फ अपने घर में एक उत्साहजनक वातावरण बना पाए, बल्कि समाज में भी उन्होंने उत्साहजनक वातावरण बनाया। हमारे महामंत्री आदरणीय उमाशंकर पचौरी जी ने 200 से अधिक दिन लगातार श्री राम कथा कही। हमारे माननीय संगठन मंत्री मुकुल जी ने लगातार 200 से ज्यादा गीता के प्रवचन कहे। हमारे सह संगठन मंत्री माननीय शंकरानंद जी ने लगातार गीता स्वाध्याय की कई कक्षाएं ली, 200 से अधिक।
ये सब कार्यकर्ता निरंतर हम सब के अंदर एक ऊर्जा, एक उत्साह, एक प्रेरणा का संचार कर रहे थे। और यही दरअसल भारतीय शिक्षण मंडल की विशेषता है, विपरीत परिस्थितियों में चमक कर सामने आना, विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों को अवसरों में कैसे बदलना, इसका उदाहरण प्रस्तुत करना। हमने देश में अनेक वेबिनार किए, अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार भी किए, हमने अनेक व्याख्यान श्रृंखलाएं प्रारंभ की। अभी नीति आयोग का उल्लेख हुआ और नीति आयोग के साथ जो हम 700 से अधिक वेबिनार कर रहे हैं उसका उल्लेख हुआ। उनके लिए यह कार्य असाध्य हो सकता था, उनके लिए कार्य असंभव हो सकता था, लेकिन भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए कार्य न असाध्य था न असंभव था, क्योंकि उन्होंने पिछले 1 वर्ष में लगातार अभ्यास करके इन तमाम बातों में एक तरह का अभ्यस्तता हासिल कर ली थी। आज जब हम आपके सामने ये सजीव प्रसारण फेसबुक के माध्यम से दे रहे हैं, तो ये सजीव प्रसारण भी देश के चारों कोनों से आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश से मेहुल खरे जी आपको ध्येय वाक्य सुनाते हैं, तो गुजरात प्रांत से निशांत जोशी जी आपको ध्येय गीत सुनाते हैं, दत्तराज जी चेन्नई से इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, उमाशंकर जी ग्वालियर में है, माननीय मुकुल जी नागपुर में है। पूरे देश भर से ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। सिर्फ हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, भारत की परिधि, भारत की सीमा जहां जहां तक है, दिग दिगंत तक है, वहां तक भारतीय शिक्षण मंडल का प्रचार प्रसार है और वहां तक भारतीय शिक्षण मंडल के समर्पित कार्यकर्ता समाज की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए तत्पर है, उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। और इसलिए हमारे सामने चुनौतियां कभी परेशानी बनकर नहीं आई। हमने चुनौतियों में से श्रेष्ठतम अवसर खोजने की कोशिश की। अगर हमें लगा कि व्यक्तिगत मिलने से मंडलों का कार्य नहीं हो रहा है, तो हमने डिजिटल मंडल की संकल्पना की और डिजिटल मंडलों की स्थापना की। आज पहले से कहीं अधिक, अपेक्षा से कहीं अधिक संख्या में डिजिटल मंडल कार्यरत है और उन डिजिटल मंडलों के माध्यम से हमने एक स्थान के ही लोग नहीं, अलग अलग स्थानों के लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को भी जोड़ लिया है। और इसीलिए लोग भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ गर्व से भी देखते हैं, अपेक्षा से भी देखते हैं। अभी पूजनीय सरसंघ चालक जी की एक पुस्तक यशस्वी भारत प्रकाशित हुई है। उसकी प्रस्तावना में माननीय म गो वैद्य जी ने अनन्वय अलंकार इस शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए किया है। अनन्वय अलंकार यानी जिसकी उपमा सिर्फ उसी से दी जा सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन पूरे विश्व में दूसरा नहीं है, इसलिए संघ की तुलना सिर्फ संघ से ही की जा सकती है। जैसे आकाश की तुलना सिर्फ आकाश से की जा सकती है, जैसे समुद्र की तुलना सिर्फ समुद्र से की जा सकती है, जैसे राम रावण युद्ध की तुलना सिर्फ राम रावण युद्ध से की जा सकती है। उस अलंकार की तरह ही भारतीय शिक्षण मंडल भी अपनी तरह का एक ऐसा अनूठा संगठन है जिसकी तुलना सिर्फ भारतीय शिक्षण मंडल से ही की जा सकती है। क्योंकि हम योद्धा तो तैयार कर रहे हैं, पर हम बौद्धिक योद्धा तैयार कर रहे हैं। हम ऐसे योद्धा तैयार कर रहे हैं जो समाज के वैचारिक क्षेत्र में जाकर एक नए नैरेटिव, एक नई बात, एक नए विचार, एक नई संस्थापना को पुष्ट करने का कार्य करें। ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कार्य तुरंत परिणाम देने वाला नहीं है, ये कार्य दूरगामी परिणाम देने वाला है। जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की और हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये जो मसौदा हम सबके सामने आया है, जो अभी लागू हो रहा है और हम गर्व से उसके बारे में बात करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय शिक्षण मंडल ने जो इसमें अपना योगदान दिया है, वो योगदान सिर्फ 1 या 2 वर्षों की मेहनत का फल नहीं है। वो पिछले 50 वर्ष हमारे तपस्वी कार्यकर्ताओं की मेहनत और शोध और समर्पण का परिणाम है, जिसके कारण भारतीय शिक्षण मंडल राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपना इतना सार्थक और सकारात्मक योगदान दे सका है। तो ये जो दूरगामी कार्य भारतीय शिक्षण मंडल लगातार करता आ रहा है, उसी तरह के दूरगामी कार्य की आवश्यकता आज है। आज जबकि हमें समाज में एक नए नैरेटिव को, नए विचार को स्थापित करना है, इसलिए हमारे लिए वो आवश्यकता है। हम देखते हैं कि समाज में चारों तरफ आज किस तरह की चुनौतियां हमारे बीच है। कोरोना का जो दूसरा दौर आया है, जो सेकंड वेव, सेकंड स्ट्रिंग जो बोलते हैं, सेकंड स्ट्रेन जो बोलते हैं, उसमें तो और भी अधिक चुनौतियां बढ़ गई। ये चुनौतियां सिर्फ चिकित्सकीय चुनौतियां नहीं है, जिसको ये लोग सिर्फ वैज्ञानिक, जो लोग सिर्फ वैज्ञानिक चुनौतियां या चिकित्सकीय चुनौतियां मान रहे हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध भी है, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। तेजी से आगे बढ़ रहे भारत की विकास की गति को रोकने का मनोवैज्ञानिक युद्ध है।
और इसमें बहुत सारी विदेशी ताकतें तो हैं ही, साथ ही हमारे देश की भी बहुत सारी ताकतें पूरी बराबरी से इस कार्य में लगी हुई हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जो भी बात वहां पर आती है वो सारी जगह पे एक जैसी बात ही आपको नजर आती है। अगर दुख है तो सब जगह आपको एक तरह के चित्र नजर आएंगे, अगर स्टेटमेंट्स हैं तो वो भी सब एक तरह के नजर आएंगे। कहीं आपको अगर कोई बातें बताई जाएंगी, रैली बताई जाएगी, तो सब चीजें एक तरह की बताई जाएंगी। ऐसा कहीं होता है क्या? ये सारा डिजाइन होता है तब होता है, और ये डिजाइन करने वाले लोग अपनी पूरी मेहनत के साथ भारत की गति को, भारत की प्रगति को, भारत की उन्नति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो भारत ने संकल्प लिया है कि हम भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं अपनी ताकत के साथ भारत के राह में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षण मंडल की जो चुनौतियां हैं, भारतीय शिक्षण मंडल का जो काम है, वो पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। और हमने देखा है कि हम जब हमारे पास इस तरह की चुनौती आती है तो हम निश्चित तौर पर खड़े होते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब हम सब कार्यकर्ता बंधुओं को 5 स का आह्वान कर रहे थे, और हमने उन 5 स में एक स समर्पण का भी था, तो मेरे एक कार्यकर्ता भाई ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि आप समर्पण की बात करते हैं, हमारे पास तो बहुत धन नहीं है, हम समर्पण कैसे करें? तो मैंने कहा, आपका 1 रुपया भी या 1 पैसा भी अगर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से भारतीय शिक्षण मंडल को दिया है तो वो कई करोड़ों की दौलत के बराबर है, क्योंकि वो एक कार्यकर्ता की निष्ठा, श्रद्धा का परिणाम है। तो इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल के पास तो ऐसे असंख्य निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जिनके पास असंख्य दौलत है। और एक बहुत सुंदर सी कविता है उदय प्रताप सिंह की, जो मैं अक्सर अपने सामने रखता हूं और पढ़ता हूं। मैं आपके लिए भी वो 2 मिनट पढ़ के सुनाता हूं। मैं धन से निर्धन हूं पर अपने मन का राजा हूं, मैं धन से निर्धन हूं पर अपने मन का राजा हूं, तुम जितना चाहो प्यार तुम्हें दे सकता हूं, मन तो मेरा भी चाहा करता है अक्सर, मैं लिखवा दूं, बिखरा दूं सारी खुशियां तुम्हारे आंगन में, यदि एक रात भी मैं नभ का राजा हो जाऊं, रवि चांद सितारे भरूं तुम्हारे दामन में, जिसने मुझको नभ तक जाने में साथ दिया, वो माटी की दीवार तुम्हें दे सकता हूं, मैं धन से निर्धन हूं पर अपने मन का राजा हूं, जितना चाहो प्यार तुम्हें दे सकता हूं। और हमें आपसे प्यार ही चाहिए, हमें आपसे समर्पण ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर की कृपा से बहुत सारी चीजें देने के लिए ईश्वर स्वयं सक्षम है और हमें स्वयं दे रहे हैं। आप जैसे कार्यकर्ता मिलेंगे तो भारतीय शिक्षण मंडल अपने उस वैचारिक कार्य को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकेगा जिसकी कल्पना हमारे पूर्ववर्ती कार्यकर्ताओं ने की है। माननीय मुकुल जी ने अपने बौद्धिक में कई बार हमें बौद्धिक योद्धा इस होने का अर्थ समझाया है, इंटेलेक्चुअल वॉरियर होने का अर्थ समझाया है। हमें एक बार फिर से अपने इंटेलेक्चुअल वॉरियर होने के अर्थ को फिर से तलाशना है, टटोलना है, खंगालना है, क्योंकि कोरोना की चुनौती तो निकल जाएगी, कोरोना की आपदा तो बीत जाएगी, पर कोरोना की आपदा बीत जाने के बाद जो दूसरी वैचारिक चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, हमारे सामने आह्वान देती हुई खड़ी हैं, उन वैचारिक चुनौतियों से हमें अगर 2-2 हाथ करना है तो हमें अपने अंदर सज्ज होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। उस दृष्टि से हम हमारी परंपरा, हमारी शास्त्र, हमारे ज्ञान, हमारी धरोहर, हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, इन तमाम बातों को कहां कहां कैसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में सोचना होगा। ये संगठन तभी सुदृढ़ होगा जब हमारा वैचारिक आधार मजबूत होगा। इसलिए हमारे अंदर एक एक कार्यकर्ता को चिंतनशील कार्यकर्ता होना चाहिए। भारतीय शिक्षण मंडल सिर्फ भीड़ बढ़ाने का उपक्रम नहीं है, भारतीय शिक्षण मंडल सिर्फ संख्या बढ़ाने का उपक्रम नहीं है, भारतीय शिक्षण मंडल बौद्धिक संपदा को बढ़ाने का उपक्रम है, बौद्धिक संपदा को कहीं ना कहीं सुदृढ़ करने का उपक्रम है, बौद्धिक संपदा को कहीं ना कहीं अपने अंदर से और अधिक विकसित करने का उपक्रम है। आप सब मिलकर अपनी बौद्धिक संपदा को संपन्न करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय शिक्षण मंडल आगे उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा। मैंने एक दिन यूं ही देखा कि ये कोरोना की चुनौतियों ने हमको किस तरह से नई नई चीजें, नए नए आविष्कार, नई नई बातें सोचने पर मजबूर किया और कैसे नई नई बातों को हमने अपने जीवन में उतारा। आज से 1 साल पहले शायद कोई नहीं सोच सकता था कि इस तरह से
ऑनलाइन बैठक हो सकती है, इस तरह से ऑनलाइन चर्चा हो सकती है, इस तरह से अनुशासित ढंग से हम सब आपस में मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं ऑनलाइन ढंग से। आज हम देख रहे हैं कि एक पूरे देश में और पता नहीं विदेश में भी कितने लोग भारतीय शिक्षण मंडल के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और ये सारा का सारा नवाचार हमने इस कोरोना के काल में न सिर्फ सीख लिया है, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं सिद्धता भी हासिल कर ली है। इसी तरह 7 सी हैं जिन्होंने हमारी कैपेसिटी को बिल्ड किया है इस कोरोना के काल में। मैं बहुत अधिक विवरण में नहीं जाऊंगा, सिर्फ सूत्र रूप में ये 7 सी आपके सामने रखता हूं, which built our capacity, जिन्होंने हमारी कैपेसिटी का विकास किया है। So the first C is creativity. इस C ने हमारी रचनात्मकता का विकास कर दिया है और हमने देखा कि हमारी रचनात्मकता कितनी अधिक ढंग से इस पूरे के पूरे कोरोना काल में बढ़ गई है। दूसरा C है कम्युनिकेशन, संपर्क, संवाद। अब हमने कम्युनिकेशन के आधुनिक साधनों को जोड़कर अपने संवाद को किस तरह से बढ़ा दिया है, उस सी को भी हमने इस कोरोना के काल में एनहांस किया है। तीसरा सी है कंपैशन। हम और अधिक कंपैशनेट हो गए हैं एक दूसरे के प्रति, समाज में उन तमाम वर्गों के प्रति, तमाम लोगों के प्रति और अधिक कहीं ना कहीं हमारे अंदर कंपैशन, करुणा का भाव आ गया है। चौथा सी है कंटेनमेंट का सी। कैसे हमने अपने आप को कंटेंट करना सीख लिया है, कैसे हमने आपको संरक्षित करना सीख लिया है, वो भी सी एक महत्वपूर्ण सी है। पांचवा सी है कोऑपरेशन का सी। कैसे हमने एक दूसरे के लिए समन्वय, कैसे हमने एक दूसरे के लिए सहयोग, कैसे हमने एक दूसरे के लिए सद्भाव का वातावरण बनाया। छठा सी है केयर का सी। कैसे हमने एक दूसरे की और अधिक देखभाल, स्वयं की और अधिक देखभाल करना प्रारंभ कर लिया है। और सातवां सी है करेज का सी, यानी कैसे हमें इस परिस्थिति में साहस की प्रेरणा मिली है, कैसे इसने हमें साहस में भर दिया है। मित्रों, ये सिर्फ सूत्र रूप में आपके सामने इसलिए रख दिया कि कहीं ना कहीं विचार कीजिए कि ये तमाम चुनौतियां हमें कहीं ना कहीं अलग से अवसर भी प्रदान करती हैं। एवरी चैलेंज ऑल्सो गिव्स यू अ पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, सम अपॉर्चुनिटी। हमें उस अपॉर्चुनिटी को देखना होगा, हमें उस अपॉर्चुनिटी को समझना होगा, हमें उस अपॉर्चुनिटी को सीखना होगा। कुछ दिनों पूर्व मैं आदरणीय प्रशांत पोल जी की पुस्तक भारतीय ज्ञान का खजाना पढ़ रहा था। आप सबको ये पुस्तक निश्चित तौर पर पढ़नी चाहिए। कम से कम भारतीय शिक्षण मंडल के प्रत्येक कार्यकर्ता को तो ये पुस्तक पढ़नी ही चाहिए। उसकी प्रस्तावना में पूजनीय सर संघ चालक जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि विदेशियों के हमसे संपर्क से पहले हम अज्ञानी अथवा जंगली अवस्था में ही रहते थे, इसलिए विदेश की मदद ही हमारे उद्धार का मार्ग है, ऐसा विदेशी विशेषज्ञों ने कहीं ना कहीं फैला दिया था। अपना जो भी है वो बेकार है, लेकिन बाहरी देशों का सब कुछ स्वीकार्य है। ऐसी हमारी विचित्र गुलाम मानसिकता जो स्वतंत्रता के 70 वर्षों पश्चात भी दूर नहीं हो सकी है। परंतु स्वगौरव, स्वावलंबन एवं स्वाभिमान के बिना दुनिया में किसी भी व्यक्ति अथवा देश को प्रतिष्ठा, सुरक्षा या विकास का लाभ प्राप्त नहीं होता। ये एक सर्वकालिक सिद्ध एवं व्यावहारिक नियम है। इसलिए जब हम प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तब हमें अपने दोषों के साथ ही तत्कालीन समाज के द्वारा गुणों एवं कर्तृत्व दिखा चुके प्राचीन इतिहास तथा पिछली पीढ़ियों का सम्यक ज्ञान आने वाली नई पीढ़ी को देना अनिवार्य व आवश्यक होता है। ये पूजनीय सर संघ चालक जी ने कहा और उस बात को भारतीय शिक्षण मंडल बखूबी अपने कार्यक्रमों में, अपनी योजनाओं में, अपने सभी क्रियाकलापों में लागू करने की कोशिश कर रहा है। आप सभी पूरे तन मन धन से भारतीय शिक्षण मंडल के इस कार्य को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। ये चुनौती का समय है और इसलिए चुनौती के समय में हम सबको एक साथ आना है, हम सबको मिलकर एक ध्येय प्राप्त करना है, एक लक्ष्य प्राप्त करना है। उदय प्रताप सिंह की ये पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये कविता की कुछ पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो तुम अपराधी हो। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम पर मां जैसी ममता है, जिसकी गोद भरी रहती है माटी सदा सुहागिन, ऐसी स्वर्ग सरी की धरती पीड़ित या हतभागिन। तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो तुम अपराधी हो। अगर देश मर गया तो बोलो जीवित कौन रहेगा,
और रहा भी तो उसे जीवित कौन कहेगा। मांग रही है कर्ज जवानी, 100 सर कट जाएं, पर दुश्मन के हाथ न मां के आंचल तक न आ पाए। जीवन का अर्थ तभी तक जब तक ये आजादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो तुम अपराधी हो। हम सबको देश के लिए जीना है, इस भारत माँ के लिए जीना है, इस मातृभूमि के लिए जीना है और भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन करना है। यही संकल्प, यही शुभकामनाएं, इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।